मौका लोकसभा चुनाव का है तो जगह जगह तमाम पार्टियों के बड़े नेता और उम्मीदवार देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं और पूजा पाठ करते दिख रहे हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले और चुनावी बेड़ा आसानी से पार हो जाए। हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं और उम्मीदवारों के भगवान के दर पर जाकर पूजा अर्चना करने की एक खास तस्वीरें। पहली तस्वीर अमृतसर से है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे और मत्था टेका। चन्नी को कांग्रेस ने जालंधर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस बार चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा वृंदावन में बांके बिहारी के दर पर पहुंचे तो राजकोट में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भुजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी ओडिशा के संबलपुर में हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। आम चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है तो हर पार्टी के आला नेता जोरदार अभियान में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी जगह जगह जमकर प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड दौरे के दौरान हमारे संवाददाता ने सीएम योगी से बात की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, तो किस तरह से अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है बीजेपी। देखिए जी, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? जो नारा इस बार आप लोगों ने दिया है, अब की बार 400 पार, आप अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं और अब उत्तराखंड में पहले फेज का चुनाव होने वाला है। पूरा देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। 10 वर्ष में भारत को जो सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण बना है, सुशासन का जो मॉडल मोदी जी ने देश को दिया है, इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जनता जनार्दन मोदी जी को फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और जो नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, यह पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम प्रत्येक राज्य में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 सीटें पर कमल खिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया है, उसको लेकर उसमें तमाम चीजें कही गई हैं, उसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, 10 वर्ष में जो कार्य किया है मोदी जी ने, बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए हित में काम किया। सबका साथ और सबका विकास उसका मंत्र था। इस बार के संकल्प पत्र की जो थीम है वो मोदी की गारंटी है। इसके 4 आधार दिए गए हैं: युवा, महिला, किसान और गरीब। इन 4 आधारों पर आधारित विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस तीसरे कार्यकाल में मोदी जी को फिर से समर्थन देना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन से अपील कर रही है, उनके पास जा रही है। जो अपार स्नेह और समर्थन पूरे देश के अंदर प्राप्त हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं कोई संदेह नहीं है। ये चुनाव तो नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में हो चुका है, जातिवाद बनाम राष्ट्रवाद के बीच में हो चुका है। ये चुनाव विकास बनाम कांग्रेस नेतृत्व की विनाशकारी जो नीतियां थी, इनके बीच में हो चुका है। यह चुनाव तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच में पहले ही सिमट चुका है। स्वाभाविक रूप से लोग नेशन फर्स्ट की तरफ, राष्ट्रवाद की तरफ, विकास की तरफ और सबका साथ और सबके विकास के भाव से उत्प्रोत होकर के केवल मोदी की गारंटी पे विश्वास कर रहा है। और मोदी की गारंटी इस चुनाव की प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का संकल्प बन चुका है। योगी जी, इन सब के बीच विपक्ष का एक आरोप है, खासतौर से कांग्रेस का, कि बीजेपी राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, राम मंदिर का इस्तेमाल हमने चुनाव के लिए नहीं किया है, लेकिन हाँ, भारत की आस्था का सम्मान हमारे लिए विरासत के सम्मान के समान है। तो विरासत और विकास का बेहतर समन्वय मोदी जी ने किया। तो जब काम हुआ है तो नाम भी होगा।
राम मंदिर के पहले 4 करोड़ गरीबों को आवास भी दिए मोदी जी ने। तो स्वाभाविक रूप से पहले गरीब का आवास बना, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या का नामकरण हुआ, और फिर अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु राम विराजमान हुए। निसंदेह इसका श्रेय तो मोदी जी को ही जाता है। योगी जी, एक आखिरी सवाल, इस राम मंदिर की स्थापना के बाद ये पहली रामनवमी होगी, क्या तैयारियां, क्या आपको लगता है इस बार की खास रामनवमी होगी? देखिए, हमारा अनुमान है 40 से 50 लाख श्रद्धालु रामनवमी के अवसर पर अयोध्या धाम में आएगा। उनके लिए हर प्रकार की सुरक्षा, सुव्यवस्था वहां पर उपलब्ध कराई गई है। पूरा प्रशासन वहां पे युद्ध स्तर पर लगा हुआ है, और मुझे विश्वास है कि जैसे पिछले 2 महीनों के अंदर लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम में दर्शन किया है, ऐसा ही बेहतर माहौल आने वाले सभी श्रद्धालुओं को और सुरक्षित माहौल अयोध्या धाम में सभी को प्राप्त होगा। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता धुआंधार प्रचार में जुटी हैं और हैदराबाद से एआईएमआईएम के उम्मीदवार और इसी पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर चुन चुनकर हमले कर रही हैं। हैदराबाद में जनसंपर्क अभियान के दौरान हमारे संवाददाता ने माधवी लता से बातचीत की। सुनिए माधवी ने कौन से मुद्दे उठाए हैं। आपका प्रचार सुबह 6:30 बजे से रात में 11:30 बजे तक क्या करना चाह रही है हैदराबाद शहर में? बवाल मचाना चाह रही हूँ। क्या जरूरत है मैडम हैदराबाद में इतना लंबा कैंपेन? मानते हैं कि बड़ा शहर है, पतली गलियां हैं, काफी ज्यादा आपको कैंपेन करना पड़ेगा, लेकिन 6:30 बजे से 11:30 बजे तक कंटिन्यू कैंपेन, क्या है फिटनेस का राज, क्या है मैडम? फिटनेस का राज तो हमारे प्यारे वोटर्स का प्यार, उनका जोश और उनका अब की बार एक जुनून जीत के बाहर आने का। मैडम, अभी कुछ देर पहले ओवैसी साहब ने एक बयान दिया है, एक बयान। देखिए, आप माधवी लता जी के कैंपेन में कई सारे बच्चे से लेके बूढ़े तक यहाँ पर आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी तरफ अपना प्यार प्रकट कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रही है मैडम? बहुत दिन हो गए आपका कैंपेन शुरू होके भी, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको पब्लिक? बहुत प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों को आकर। जब मैं मिलती हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता रहे अपने आप के, कई दिक्कतें मैडम हैदराबाद शहर में बहुत सारे जगह कचरा कुंडी पड़ा हुआ है। मैं खुद स्वयं ड्रेनेज के पानी से निकल के जा रही हूँ और जल जा रहे हैं कचरा, जहाँ कचरा है शॉर्ट सर्किट हो जा रही है। छोटे गलियां हैं, रोड खराब है, पानी नहीं आ रहा है इनको, किसी को घर तक नहीं मिले यहाँ पर। मैडम, इससे पहले असद ओवैसी भी एक बयान दिया था कि टोपी, दाढ़ी और छोटा पैजामा, इसका क्या बयान था मैडम? मैं कह रही थी कि भैया कोई ये सब करने से असली मुसलमान नहीं बनता है। असली मुसलमान तो वो है जो लोगों के तरक्की बारे में सोचे। असली मुसलमान तो वो है जो अपने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज का उन्होंने क्या बोलते ना वफादार ठहरे और देखे ताकि कोई ना हड़पे। असली मुसलमान तो वो है जो औरत के आंसू समझे, उनके लिए ठहरे। असली मुसलमान तो वो है जो ऐशो आराम में जीकर पसमंदा उनके लिए और पसमंदा ना बनाए। असली मुसलमान तो वो है जो गरीबी को समझता है और एक सिंपल सीधा सादा जीवन गुजारता है। मैडम, उन्होंने एक बात कही है, भारी शिकस्त देंगे, इस बार बहुत बदतरीन शिकस्त देंगे, ऐसा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने उम्मीदवारों को जो अपोजिशन में ठहरे हैं और दूसरे पार्टी से उम्मीदवार ठहरे उनके लिए। तो क्या कहेंगे? तो इन लोगों को तो एक ही आता ना भैया, जो यहाँ के राज्य में जीतते नहीं है उनके ऊपर गाली दे दो, जीतते ही भाईचारा को प्रकट करो। बस इसी आधार पे तो उनकी जीत हो रही है, इसी आधार पे तो उनकी जीत हो रही है। अगर सच आप कैसी शिकस्त देना चाह रही है, देंगी इस बार ओवैसी को और दूसरी पार्टियां जो यहाँ पर है? हम एक ही बताएंगे, चाहे वो एएमआईएम हो या कांग्रेस हो, कोई और हो, जब तक आपकी लड़ाई सच्चाई पे नहीं है हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर सच्चा लड़ाई लड़ना चाहते हो तो लोगों को भड़काना बंद कर दो। सच्चा लड़ाई लड़ना चाहते हो तो मजहब का नाम मत लो। सच्चा लड़ाई लड़ना चाहते हो तो बोगस वोटों के आधार पे मत लड़ो। सच्चा लड़ाई लड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जो राज्य में गवर्नमेंट आता है उनसे दोस्ती करना बंद कर दो। मैडम, एक आखिरी सवाल,
खास करके जब कांग्रेस से एक नेता बोलते हैं कि हमारा अलायंस एमआईएम के साथ होने वाला है, हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम से आज असद ओवैसी ने कहा है कि हमारा कोई अलायंस नहीं है तेलंगाना में, इसको आप कैसे देखती है? जब तक कांग्रेस का उम्मीदवार का घोषणा नहीं होती है, अगर वो डम्मी ठहराते हैं कांग्रेस से, इसका मतलब भी समझ जाएंगे हम लोग कि वो एएमआईएम के तरफ है। अगर वो लोग हिंदू को ठहराते हैं तो हम समझेंगे कि वो पूरे सारे तेलंगाना लोगों का, उनका विश्वास को तोड़ा है, उनका आत्मसम्मान को तोड़ा है, खास करके औरत का आत्मसम्मान तोड़े है कांग्रेस ने। जब तक वो लोग एक उम्मीदवार, ऐसा गट उम्मीदवार को नहीं ठहरा, उम्मीदवार बता रही है, अगर हिंदू उम्मीदवार को ठहराएंगे, इसका मतलब है कि सारे तेलंगाना औरतों का आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचा रहे वो लोग। जिस तेलंगाना ने उनको जिताया है, उसी तेलंगाना के औरतों को और बतकम्मा को वो लोग ठेस पहुंचाए। उसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं कि कांग्रेस एक महिला उम्मीदवार को यहाँ से ठहराए या फिर हिंदू उम्मीदवार को? ये क्या कहना चाह रहे हैं? जब तक वो लोग ऐसे उम्मीदवार को न ठहराए जो असद को टक्कर न दे, इसका मतलब है वो रजाकारों से हाथ मिला रहे हैं। आप टक्कर दे रहे हैं मैडम, भारी टक्कर दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 6:30 बजे से 11:30 बजे तक का आपका कैंपेन लगातार चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि असल मुकाबला आपका किससे है? यहाँ का अधर्म से है, यहाँ का अन्याय से है, यहाँ का हर वो झूठ से है, और यहाँ का हर वो सच जिसको छुपाया जा रहा। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर चुनावी रण दिलचस्प हो गया है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार और अभिनेता सिंगर मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा। मनोज तिवारी इस सीट पर सिटिंग एमपी हैं। ऐसे में यहां लड़ाई पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली हो गई है। इस पर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। कन्हैया कुमार को टिकट दी गई है, क्या कहेंगे? सबका स्वागत है। हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और कोई ना कोई तो आना ही था। तो लेकिन एक जरूर कांग्रेस ने जो अपनी मानसिकता दिखाई है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो भारत की संस्कृति का सम्मान करता हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। लोकतंत्र में चुनाव तो कोई भी प्रत्याशी बन के आ सकता है। तो कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखाई है और मेरा मानना है कि अब जो भी आएगा हमारा क्षेत्र में, जब तो 14,600 करोड़ का काम, 14,600 करोड़ का काम वो देखेगा। पहली बार मेट्रो कैसे आई, पहली बार एलिवेटेड रोड कैसे बना, पहली बार सेंट्रल स्कूल कैसे बना, पहली बार रेलवे स्टेशन कैसे बना, पहली बार रिवर फ्रंट कैसे बन रहा है, पहली बार हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े जो चौराहे जाम होते थे वो कैसे निर्बाध गति से चल रहे हैं। जो आएगा देखेगा, मगर कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखाई है। इसी बीच राजनीतिक जानकार और गलियारों में ये चल रहा है कि पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली को टिकट दिया गया। देखिए, अब इसमें कोई ये लाइन अभी हम जितना सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, जो भी जिसको जो चलाना है चलाए, लेकिन पूर्वांचली बड़ा गौरवशाली होता है। पूर्वांचली सेना के सम्मान के लिए अपनी जान दे सकता है। पूर्वांचली कभी सेना को गाली नहीं दे सकता। पूर्वांचली कभी देश को बांटने की बात नहीं कर सकता। इसी बीच तिवारी साहब, ये देखा जा रहा है कि सामने जो आपके कैंडिडेट उतारा गया वो एक पार्टी के नहीं, 2 पार्टी का देखा जाए, एक आम आदमी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी। तो मुकाबला नहीं महसूस करते? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये कांग्रेस नेतृत्व का सोच दिखा है, नेतृत्व का। ग्राउंड पे अब न आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस सोच के साथ होगा और न ही कांग्रेस का कार्यकर्ता। आप मेरी बात को गांठ बांध लें, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसमें आज जिस तरह कैंडिडेट आए हैं हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, तो पूरी दिल्ली का और कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत निराश होगा और कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार एक्ट्रेस कंगना रनौत जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। वो जगह जगह घूमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और लोगों से मुलाकात कर रही हैं। इस दौरान जोगिंदर नगर पहुंची कंगना, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
लोग आप लोगों को क्या संभालेंगे? इन लोगों से तो खुद की सरकार ही नहीं संभल रही है। देखिए क्या हालत हो गई है, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। इन लोगों ने एक दूसरे को ही इतना पीड़ित कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनके हाथों में पैसा आया है और लालच आ गया है, तो ये कह रहा है मैं अपना सब कुछ रखूं, किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। इस तरह की छोटी बातें ये लोग कर रहे हैं और इनसे दुखी होके, भ्रष्टाचार से दुखी होके इनके ही कितने मंत्रियों ने बगावत कर दी है। पूरी तरह से उन लोगों ने जो है एक रेवोल्यूशन कर दिया है और आज उनकी सरकार की ये हालत है कि कभी भी जा सकती है और उनका पूरा ध्यान अब फिर से इलेक्शन पर है। उन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं है। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और उम्मीदवारों से लेकर स्टार प्रचारक तक सभी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हम आपको दो खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरठ लोकसभा सीट पर मतदान दूसरे चरण में है और धीरे धीरे अब चुनाव का रंग नजर आने लगा है। तो मेरठ से भाजपा ने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया और अरुण गोविल लगातार अब अपने चुनावी प्रचार में तेजी ला रहे हैं। वहीं अभिनेता गोविंदा इस बार चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति के लिए प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में महायुति के प्रत्याशी के प्रचार के लिए गोविंदा भी पहुंचे। यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की महायुति प्रत्याशी राष्ट्रीय पाटिल के प्रचार के लिए मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान गोविंदा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वोटों की राजनीति नेताओं को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। कभी नेताओं की जुबान कड़वी हो जाती है तो कभी वो विरोधियों का वोट काटने के लिए कुछ भी कर गुजर जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जनता को सब पता है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और कितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मछली खाएं, जो भी खाना, हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो खाएं। आप दुनिया को दिखाते क्यों हैं? सियासत का खेल निराला होता है। यहां कौन सा मुद्दा कब बड़ा बन जाए कोई नहीं जानता। अब देखिए ना, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने मछली खा के कब का पचा लिया और उसका निस्तारण भी कर दिया, लेकिन बीजेपी वालों की डकार बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मछली पर ताजा डकार मारी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बिहार के जमुई में चिराग पासवान के लिए वोट मांगने गए राजनाथ सिंह ने मछली के साथ हाथी घोड़ा खाने की भी पेशकश कर डाली। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और वह दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी मछलियां तली हुई खाते हुए देशवासियों को। क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मछली खाएं, जो भी खाना, हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो खाइए। आप दुनिया को दिखाते क्यों हैं? लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको किसने दिया? अब राजनाथ सिंह जी, मछली तक तो ठीक है, किसकी मजाल जो हाथी घोड़ा खा जाए। हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो। हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो। वैसे भी तेजस्वी यादव मछली को निपटाने के बाद संतरा का आस्वादन कर चुके हैं। मछली और संतरा उदरस्त करने के बाद तेजस्वी को बिहार की गरीबी की चिंता सता रही है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और कितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। तेजस्वी यादव जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस राज्य में आपके पूज्य पिताजी और माताजी ने 1.5 दशक शासन किया, वो गरीब क्यों बना हुआ है? आपको बिहार की गरीबी की चिंता तभी क्यों सताती है जब आप सत्ता से बेदखल रहते हैं? खैर, ये सियासी अखाड़ा है, इसका दस्तूर ही कुछ अलग होता है। यहाँ तो कमी हमेशा दूसरों में नजर आती है। दूसरों की कमियां देखने की होड़ में अपने कन्हैया कुमार काफी आगे रहते हैं।
कन्हैया कुमार को फिलहाल टेंशन इस बात की है कि बीजेपी कांग्रेस के हारे हुए नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है। कांग्रेस के उन नेताओं को शामिल करना शुरू किया जो अपना चुनाव हार चुके हैं। मिलिंद देवरा जी चुनाव नहीं जीत पाए थे, अशोक चौहान जी कांग्रेस पार्टी में चुनाव नहीं जीत पाए थे, उनको भाजपा में शामिल कराया, तब भी नहीं हुआ तो राज ठाकरे जी बिना पानी पिए मोदी जी और अमित शाह जी को गाली देते थे, उनको शामिल कराया है। अरे कन्हैया जी, बिहार के बेगूसराय से आप भी तो बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे। तब आप सीपीआई से लड़ रहे थे, हारने के बाद आप कांग्रेस में शामिल हो गए। राजनीति में तो ये चलता ही है, पहले आप बेगूसराय से सीपीआई से चुनाव लड़े, अब उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। लेकिन छोड़िए ये सब, वैसे भी सियासत में आत्मावलोकन का दस्तूर होता कहाँ है। वैसे भी 2019 में आपको हराने वाले गिरिराज सिंह आपको रिजेक्टेड माल बता रहे हैं। सबको लेके झुनझुना बजा रहा है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा दे। भैया गिरिराज जी, लोकतंत्र में रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का अधिकार तो जनता के पास होता है। क्या पता बेगूसराय में दाल नहीं गली लेकिन दिल्ली में लॉटरी लग जाए। वैसे भी मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की सियासी अदावत काफी पुरानी है, इसलिए उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। रही बात फैसले की, तो इसके लिए तो 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।